पुरानी मैगज़ीन इंडिया टुडे, जहां मैंने 10 वर्षों से भी ज़्यादा काम किया, ने अमिताभ बच्चन के 80 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष अंक निकाला है। 80 वर्ष पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से अमिताभ बच्चन महानायक हैं। इंडिया टुडे ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए यह सब लिखा है। इसके मुताबिक अमिताभ बच्चन अभी भी महानायक हैं। हालांकि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने कोई हिट फिल्म नहीं दी है, लेकिन दिखते सब जगह हैं। सरकारी ऐड से लेकर टीवी चैनल्स के प्रोग्राम और कोरोना की कॉलर ट्यून्स तक। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। अब यह मानना कि एक महानायक तो वो है ही हैं, लेकिन वो एक महामतलबी, महाचालबाज, महाधोखेबाज, महास्वार्थी और महाईर्ष्यालु भी हैं। उनकी करीबी दोस्त अमर सिंह का कहना है कि अमिताभ बच्चन को अपॉर्चुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब अवसरवादी। तो बच्चन अवसरवादिता की जो मिसाल है, उनको भारतीय राजनीति का थर्मामीटर भी कहा जाता है। अगर भारतीय राजनीति को समझना है तो अमिताभ के करियर पर नज़र बनाए रखें। वो जब जिधर पलटी मारेंगे तो समझ लीजिए कि उन्होंने देख लिया है कि देगची में कितने चावल बचे हैं। अब हाल में ही उन्होंने मुलायम सिंह जी को भी श्रद्धांजलि नहीं दी है। बच्चन को समझने के लिए पहले हमें उनकी मां तेजी बच्चन को भी समझना पड़ेगा। तेजी बच्चन इलाहाबाद में आनंद भवन में हमेशा घुसी रहती थी। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। वो वहाँ सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक सानिध्य के लिए जाती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू के साथ साथ वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहाँ उन्होंने अपने पति हरिवंश राय बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी दिला दी और नेहरू जी ने उन्हें अपने घर के पास ही सरकारी बंगला भी दे दिया। तेजी बच्चन अमिताभ बच्चन को लेकर इंदिरा के घर भी जाया करती थी, ताकि राजीव और संजय से अमिताभ और अजिताभ की दोस्ती बनी रहे। राजनीतिक निकटता का एहसास उन्हें बहुत अच्छे से था। इंदिरा जी की दोस्ती की वजह से तेजी के बेटे अमिताभ को 1969 में के अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी और 1970 में सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा मिली। इंदिरा जी के कहने पर उन्हें बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड भी मिल गया, लेकिन उनकी लगातार 8-10 फिल्में फ्लॉप ही रहीं। इंदिरा गांधी भी इस बीच पीएम बन गई और बार बार उनसे कुछ कहला पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। तो अमिताभ ने महमूद को पकड़ लिया। उस ज़माने में महमूद बहुत बड़े स्टार थे। उनके कहने पर अमिताभ को कई फिल्में मिली। अमिताभ महमूद के यहीं रहते थे, खाते पीते थे और अपना समय गुजारते थे। फिर धीरे से उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और जया भादुड़ी को पकड़ा, ताकि उनका करियर कुछ और करवट ले सके। इससे उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में सेकेंड लीड मिलने लगी, जैसे आनंद, गुड्डी, चुपके चुपके और नमक हराम। इस बीच उनकी किस्मत ने पलटी मारी और उन्हें जंजीर और शोले जैसी फिल्में मिल गई। ऋषिकेश मुखर्जी के एक रिलेटिव बताते हैं कि अमिताभ दिन भर उनके बांद्रा वाले बंगले में बैठे रहते थे और जया भी वहीं आती थी, तो उनकी मुलाकात वहीं होती थी। इसके बाद उन्होंने मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी और कादर खान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा ली और धीरे धीरे उन्होंने विनोद खन्ना और धर्मेंद्र, जो उस समय के बड़े स्टार थे, उनके रोल काटना शुरू किए। इसी के पैरेलली उन्होंने जया के बाद जीनत अमान, परवीन बॉबी और रेखा का इस्तेमाल भी अपने फिल्म करियर के लिए शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद अमिताभ को राजीव के कहने पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा और उन्होंने वहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। लेकिन इसके बाद जैसे ही राजीव गांधी
बोफोर्स कांड में फंसे, उन्होंने गांधी परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब इसी दौरान उनका फिल्मी करियर भी फ्लॉप होना शुरू हो गया, तो उन्होंने मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजर बनने का नया कारोबार शुरू किया और अपनी कंपनी बना ली जिसका नाम था ABCL। सन 1979 के बाद 89 के बाद तो अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया, यहाँ तक कि वह राजीव गांधी के जनाजे में भी शामिल नहीं हुए। इधर ABCL लगातार कर्ज में डूबती चली गई, तो अमिताभ ने अमर सिंह के माध्यम से मुलायम सिंह और सुब्रतो सहारा का पांचा पकड़ लिया। अमर सिंह ने दोनों को समझाया कि यूपी के लिए अमिताभ बच्चन अभी भी बहुत बड़े स्टार हैं और उनका ऑरा बनाए रखने के लिए अमर सिंह ने अपने दुबई वगैरह के कनेक्शन से अमिताभ को लगातार फिल्में दिलाई। अमिताभ इस दौर में इतने घबराए हुए थे कर्जों से कि वह अमर सिंह के ड्राइवर का रोल भी करते थे। अमर सिंह जहाँ भी जाते थे वो उनकी गाड़ी अमिताभ चलाते थे। उनकी करोड़ों की लायबिलिटी अमर सिंह के कहने पर धीरे धीरे कम होती गई। कुछ सुब्रतो सहारा ने करी, कुछ मुलायम सिंह ने और कुछ अनिल अंबानी ने अपने ऊपर लिया। अमर सिंह ने उनके खोखले बेटे अभिषेक को भी हिट कराने के लिए उसकी फिल्मों को यूपी में टैक्स फ्री भी करवाया और फिर 2007 में ऐश्वर्या राय से अभिषेक की शादी भी करवा दी। लेकिन 2010 आते आते अमिताभ को एक बात समझ में आ गई कि समाजवादी पार्टी के दिन अब लग गए हैं और इसकी ज़रूरत उन्हें नहीं है। 2010 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई और नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सोचा कि इन पर अपना अगला दांव खेलना चाहिए। बॉम्बे में उनके सर्कल में गुजराती बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अडानी और रोहिया वगैरह मोदी पर और उनके दिन भर उन्हीं की तारीफ करते थे, तो अमिताभ को समझ में आ गया कि अगला हीरो नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर होना स्वीकार किया। जब से अमिताभ बच्चन जी मोदी जी की छत्र छाया में गए हैं, उन्हें सरकारी विज्ञापनों, सरकारी कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिल रही है। उनका आभामंडल बनाए रखना मोदी जी के लिए भी जरूरी है। जैसे मोदी जी लता मंगेशकर का भी इस्तेमाल करते थे, उसी तरह उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी लगातार न्यूज़ में बनाए रखा है। बेशक अमिताभ बच्चन सिनेमा जगत के सबसे बड़े सितारे हैं और उनके चाहने वालों को उनमें कोई बुराई नहीं दिखती होगी। भक्त को आखिर भगवान में कोई खोट दिखे तो वह भक्ति क्या करेगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमिताभ बच्चन भी एक इंसान ही है और फिलहाल NMTV की ओर से हम उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वह कम से कम अपने तारणहारों जैसे गांधी परिवार, अमर सिंह परिवार, अंबानी परिवार और मुलायम सिंह, इन पर कम से कम इनसे एहसान फरोमोशी न दिखाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।